रात के 2 बजे हैं। आपके शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी बंद है, लाइट्स ऑफ हैं, कॉरिडोर्स में सन्नाटा है और शेल्फ पर रखी सदियों पुरानी किताबें चुपचाप अपनी जगह बैठी हैं। तभी लाइब्रेरी में एक रोबोट आता है। वो एक किताब उठाकर उसे खाना शुरू कर देता है, फिर दूसरी किताब उठाता है और उसे भी खा जाता है। धीरे धीरे वो शेल्फ पर रखी सारी किताबें खा गया, जैसे वो किताबें उसकी भूख मिटा रही हों। हर किताब के साथ उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है और लाइब्रेरी खाली होती जा रही है। सुबह तक वहां मौजूद दुनिया की सारी बुक्स, खासकर वो बुक्स जिनकी शायद पूरी दुनिया में अब एक ही कॉपी बची थी, वो भी हमेशा के लिए गायब हो गई है। और इसके साथ गायब हो गई हैं हम ह्यूमंस की हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर और इंसानी यादें। सुनने में इमेजिनेशन बेहद डरावनी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये सच में हो रहा है। एआई की इंटेलिजेंस तभी बढ़ती है जब उसे मिलता है डेटा। एआई को अपनी अकल बढ़ाने के लिए चाहिए डेटा की खुराक, और अब उसकी भूख इंटरनेट से निकलकर हमारी लाइब्रेरीज तक पहुंच चुकी है। इसीलिए शायद अब घर में रखी किताबें भी जल्द ही एआई खा जाएगा। एआई कंपनीज हमारे रेयर और एंटीक एडिशंस की किताबों में मौजूद इंफॉर्मेशन और नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर रही है। बहुत सारी मेमोरी चिप्स और डेटा स्टोरेज सिस्टम को खाने के बाद अब एआई कंपनीज की नज़र एक नए टारगेट पर है, और ये टारगेट है हम इंसानों की लिटरेरी हिस्ट्री, हमारी लाइब्रेरीज। यानी सदियों से किताबों में संभाल कर रखी गई ह्यूमन नॉलेज, इमेजिनेशन और हम इंसानों की जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, उसे अब एआई छीन रहा है। दरअसल एआई को और बेहतर और एडवांस बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा, लेकिन उसके लिए अब सिर्फ डेटा की क्वांटिटी काफ़ी नहीं है। ये डेटा हाई क्वालिटी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और इसका रिलायबल होना भी ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पर अब बहुत सारा लो क्वालिटी कंटेंट फैल चुका है। इंटरनेट पर मौजूद ये लो क्वालिटी का कंटेंट खुद एआई ने ही जनरेट किया है। इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसे एआई स्लोप कहा गया है। एआई स्लोप का मतलब वो कंटेंट जो रिपीटेटिव है, इनएक्यूरेट है और बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बनाया गया है। अगर एआई को इसी एआई जनरेटेड कंटेंट पर दोबारा ट्रेन किया जाए तो वो अपने ही बनाए हुए कंटेंट को कॉपी करने लगता है। इससे एआई की क्वालिटी इंप्रूव होने की बजाय और ख़राब हो सकती है। ऐसे में एआई डेवलपर्स को अब ऐसा क्लीन और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए जो इंटरनेट पर एआई जनरेट कंटेंट के बाढ़ आने से पहले लिखा गया हो, और ऐसा कंटेंट है हम इंसानों के जरिए लिखा गया ओरिजिनल वर्क। इसी वजह से लीडिंग एआई कंपनीज अब ह्यूमन रिटन सोर्सेज की तरफ वापस जा रही हैं, स्पेशली उन प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन्स और डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो 2022 से पहले पब्लिश हुए थे। 404 मीडिया की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एआई कंपनीज डायरेक्टली बुक्स नहीं खरीद रही हैं। इसकी बजाय ये कंपनीज इंटरमीडियरी या थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए लाखों बुक्स खरीदवा रही हैं। इन बुक्स को स्कैन या डिजिटाइज करके इनमें लिखी जानकारी को एआई को ट्रेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में इन किताबों का एग्जिस्टेंस ही मिट रहा है। ये किताबें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। दरअसल ये एआई कंपनीज पहले लीगली सेकेंड हैंड फिजिकल बुक्स खरीदती हैं, फिर उनकी बाइंडिंग या स्पाइन को इंडस्ट्रियल कटिंग मशीन से काट कर सारे पेजेस अलग कर देती हैं। इन पेजेस को हाई स्पीड स्कैनर से स्कैन करके सर्चेबल डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्कैनिंग के बाद ओरिजिनल पेपर वर्क को डिस्कार्ड या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हालांकि इस पर कुछ ऑथर्स ने कोड पर सवाल भी उठाए, जिसकी वजह से मेजर एआई कंपनीज में शामिल क्लॉड बनाने वाली एंथ्रोपिक का केस सामने आया। इस केस के मुताबिक कंपनी ने लाखों प्रिंटेड बुक्स खरीदी और इसी डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग प्रोसेस की हेल्प से इन बुक्स को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला। पर सवाल ये कि इन एआई कंपनीज को ये किताबें स्कैन करने और डिस्ट्रॉय करने की परमिशन कैसे मिली? इसके लिए हमें अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट और कुछ ऑथर्स ने एंथ्रोपिक के खिलाफ जो केस किया है उसे समझना होगा। अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट में फर्स्ट स्केल डॉक्ट्रिन दिया गया है। इसके मुताबिक जब अमेरिका में कोई किसी बुक की लीगल कॉपी खरीद लेता है तो वो इंसान उस पर्टिकुलर फिजिकल कॉपी का ओनर बन जाता है। यहाँ ओनर बनने से मतलब ये है कि अब वो शख्स उस कॉपी को दोबारा बेच सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है या उस कॉपी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट का फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन आपको इस बुक की नई कॉपीज बनाने का ऑटोमेटिक राइट नहीं देता। आप फिजिकल बुक खरीद कर उसकी पीडीएफ बना के इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक के कंटेंट का कॉपीराइट अब भी ऑथर या पब्लिशर के पास होता है। तो यहाँ फिर वही क्वेश्चन कि एआई कंपनीज ने जो बुक्स के स्कैनिंग करके उनके अंदर का डेटा लिया, वो कैसे लीगल हुआ?
यहाँ आता है बर्ड्स वर्सेस एंथ्रोपिक पीबीसी केस। 2024 में अमेरिकन राइटर एंड्रे अब्बास और उनके साथ कुछ ऑथर्स ने एंथ्रोपिक के खिलाफ केस किया। इन ऑथर्स का इल्जाम था कि एंथ्रोपिक ने उनकी परमिशन के बिना कॉपीराइट बुक्स को स्कैन करके अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में शामिल किया और क्लॉड जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज किया। अब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बुक्स को कलेक्ट करने के 2 अलग तरीके पेश किए गए। पहला यह कि एंथ्रोपिक ने अनऑथोराइज्ड सोर्सेज से 7 मिलियन से ज्यादा बुक्स डाउनलोड की थी। अब ये सोर्सेज वो हैं जहां बुक्स की पायरेटेड डिजिटल कॉपीज मौजूद होती है, इसलिए कोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपिक को पता था कि ये पायरेटेड कॉपीज है और पायरेटेड कॉपीज खरीदना इलीगल है। दूसरा तरीका था फिजिकल बुक्स खरीदकर स्कैन करना। बाद में एंथ्रोपिक ने यह भी किया कि उसने लाखों नई और पुरानी किताबें लीगल तरीके से खरीदी, सर्विस प्रोवाइडर से इन बुक्स की बाइंडिंग हटवाई, पेजेस को कटिंग मशीन से अलग किया, हर पेज स्कैन किया, सर्चेबल पीडीएफ बनाई और पेपर कॉपीज को डिस्कार्ड कर दिया। यानी एक फिजिकल बुक को खत्म करके उसकी जगह एक डिजिटल कॉपी बनाएगी और फिर उसका यूज एआई को ट्रेन करने के लिए किया गया। अब एआई ट्रेन करने के एक्शन को एंथ्रोपिक ने अमेरिकन कॉपीराइट में मौजूद एक सेक्शन का यूज करके डिफाइन किया। यहाँ इस्तेमाल की गई एक और टर्म फेयर यूज डॉक्ट्रिन। इस टर्म के तहत ये देखा जाता है कि आपने जो इन बुक्स का यूज डिजिटल कॉपी बनाने के लिए किया है उसका पर्पस क्या था, उसमें मौजूद कॉपीराइट वर्क की नेचर क्या है और कितना मटेरियल कॉपी हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिनल वर्क के मार्केट पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। अब यहाँ एंथ्रोपिक ने बोला कि उन्होंने जिन बुक्स को लीगली परचेज किया है वो उनकी फिजिकल कॉपी डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह एक सर्चेबल डिजिटल कॉपी बनाई है, लेकिन उसे दोबारा बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उन्होंने कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं किया। कोर्ट ने भी ये मान लिया और एक नई टर्म का यूज करके कहा कि ये बुक्स का स्पेसिफिक यूज है और 1 फिजिकल कॉपी को 1 डिजिटल रिप्लेसमेंट प्रोसेस के तौर पर फेयर यूज माना गया। अब दूसरा पॉइंट ये था कि इन बुक्स के जरिए एआई मॉडल को ट्रेन किया गया, तो क्या ये गलत है? यहाँ पर भी कोर्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन फेयर यूज जैसे वर्ड को मेंशन करके एआई ट्रेनिंग की परमिशन दे दी। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था जिसमें एंथ्रोपिक ने जो बुक्स पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका यूज किया था उसके लिए उसे फंड देना पड़ा। इसके लिए कोर्ट ने $1.5 बिलियन सेटलमेंट को फाइनल अप्रूवल दिया। कुल मिलाकर ये कहा गया कि एआई कंपनीज ने किताबों को दोबारा बेचने के लिए कॉपी नहीं किया है, बल्कि एआई को ट्रेन करने के लिए उसके टेक्स्ट को डेटा में बदला है और ये एक नया पर्पस है और इसी नए पर्पस की वजह से एआई कंपनीज के जरिए किए गए बुक्स के डिजिटाइजेशन को फेयर यूज प्रोटेक्शन के तहत परमिशन मिल गई। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि लीगली परचेज होने के बावजूद रेयर और वैल्यूएबल बुक्स को स्कैन करने के बाद उनकी फिजिकल कॉपी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यानी एआई की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ह्यूमैनिटी की फिजिकल लिटरेचर और हेरिटेज का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा है। हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि एआई कंपनी जो किताबें खरीद रही हैं उनमें से कई रेयर एडिशंस हैं। कुछ किताबों की सिर्फ गिनी चुनी फिजिकल कॉपीज ही दुनिया में बची है, जबकि कई टाइटल्स की प्रिंटिंग सालों पहले बंद हो चुकी है। अगर इन किताबों को एआई ट्रेनिंग के लिए स्कैन करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो मुमकिन है कि उनकी आखिरी फिजिकल कॉपी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका मतलब सिर्फ एक किताब का डिस्ट्रॉय होना नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का एक हिस्सा भी हमसे छिन सकता है। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है कि एआई को फ्यूचर के लिए इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश में क्या हम अपने पास्ट की आखिरी किताबें उसके हवाले कर रहे हैं? क्या बुक्स का फ्यूचर अब लाइब्रेरीज, पर्सनल कलेक्शन और आर्काइव्स में नहीं बल्कि एआई के सर्वर्स के अंदर सिमट कर रह जाएगा? इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।